मोहक साहब हैं, इनको अपनी मेरे ख्याल से यूट्यूब की वीडियोस का स्टैंडर्ड कुछ बढ़ाना चाहिए, और वो इस तरीके से कि महज ये कह देना कि जी सऊदी अरब में रिपोर्टेड केस कम होते हैं। भाई इसकी दलील क्या है? आपके पास कोई डेटा आपके पास मौजूद है, कोई उसकी उसका उसका कोई एविडेंस है? ये जो आपने अटकल और महज अंदाजे से एक बात कही कि चूंकि वहां रेप के लिए 2 मेल विटनेसेस का होना जरूरी है, तो वो कहां से आएंगे? लिहाजा साबित हुआ कि रेप तो होता होगा, लेकिन तो अच्छा मुफ्ती साहब, दरअसल अभी एक वीडियो आई है जिसके ताल्लुक से अभी बात भी हुई थी, तो मैं चाह रहा था कि उसके ऊपर आपके के कुछ पॉइंट आ जाए, कुछ बातें आ जाएं। वो अगर आप इजाजत दें तो पहले वो वीडियो मैं आपको सुना दूं। जी हाँ जरूर। जी जी, एक मिनट। पर रही सऊदी अरेबिया की बात, तो उधर ऐसा नहीं कि रेप्स कम है, रिपोर्टेड रेप्स कम है, क्योंकि सऊदी कोर्ट्स के हिसाब से एक रेपिस्ट को कन्विक्ट करने के लिए 2 मेल आई विटनेसेस होने चाहिए। अब एक रेप के केस में 2 मेल आई विटनेसेस कहां से आएंगे लड़के की साइड में? लड़कियों को बोलना कि वो छोटे कपड़े ना पहने या फिर देर रात बाहर ना जाए एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तभी होगा जब हमारी जी मुफ्ती साहब, आपने सुना इन्होंने जो असल इस्लामिक कानून है जिसके ताल्लुक से ये बात कही जाती है कि सबसे कम जो रेप वगैरह का मामला अरब कंट्रीज में आता है, इनके ताल्लुक से इन्होंने ये बात कही कि चूंकि वहाँ पे रिपोर्टेड केस कम है और आई विटनेसेस वहाँ नहीं होते हैं, जो 2 मेल होना चाहिए, इसकी वजह से वहाँ पर ज्यादा चीजें रिपोर्ट नहीं होती हैं। तो इसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? चूंकि इससे गलतफहमी लोगों तक जा सकती है, आवाम तक। ये जो तो मैं चाह रहा ये था जो साहब बात कर चाह रहा ये था जो साहब बात कर रहे हैं, इनका नाम क्या है? इसका नाम मंगल मोहक है, इनका नाम, मंगल इनका इसी मोहक के है, नाम से अच्छा चैनल। ठीक ये है। मशहूर यूट्यूबर हैं ये भी बड़े। ठीक है, ये जो मंगल मोहक साहब हैं, इनको अपनी मेरे ख्याल से यूट्यूब की वीडियोस का स्टैंडर्ड कुछ बढ़ाना चाहिए, और वो इस तरीके से कि महज ये कह देना कि जी सऊदी अरब में रिपोर्टेड केस कम होते हैं। भाई इसकी दलील क्या है? आपके पास कोई डेटा आपके पास मौजूद है, कोई उसकी उसका उसका कोई एविडेंस है? ये जो आपने अटकल और महज अंदाजे से एक बात कही कि चूंकि वहां रेप के लिए 2 मेल विटनेसेस का होना जरूरी है, तो वो कहां से आएंगे? लिहाजा साबित हुआ कि रेप तो होता होगा, लेकिन रिपोर्ट उसका उस रेप के केसेस की रिपोर्ट कम होती होगी। तो अब इसमें कई सारी खराबियां हैं। पहली खराबी तो ये है कि आपने फेमिनिज्म के चक्कर में आकर ओवरऑल मेल सोसाइटी को रेपिस्ट करार दे दिया। यानी आपने ये कहा कि मर्द रेपिस्ट ही होते हैं अनटिल प्रूवन अदरवाइज। ये जो जहनियत है फेमिनिस्टों की, इसमें फेमिनिस्ट होने के लिए औरत होना जरूरी नहीं है, बाज मर्द भी औरत नुमा होते हैं, और ये मंगल मोहन उसी दरअसल जरासीम में बीमार लगते हैं फेमिनिज्म के। तो एक पूरी सोसाइटी को इन्होंने रेपिस्ट करार दे दिया कि रेप हर हाल में होते होंगे, ये अंडरस्टूड है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर वो ये समझ रहे हैं कि उन मुआशरों में और उन सोसाइटियों में कि जहां निजाम फेयर है, उनके एतबार से फेयर है, और वहां पर रिपोर्ट भी होते हैं केसेस, तो अब मसलन मैं 2 सोसाइटीज लेता हूं सामने। पहली सोसाइटी है इंडिया की और दूसरी सोसाइटी है अमेरिका की। इंडिया की सोसाइटी इसलिए चूंकि मंगल मोहन साहब इंडिया से ही ताल्लुक रखते हैं। तो आप अगर थोड़ी सी भी सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि इंडिया में जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है, उसी के डेटा के मुताबिक 74% जो रेप केसेस हैं वो फेक और फॉल्स पाए गए हैं, 74%। अब देखिए इंडिया में तो चूंकि 2 मेल विटनेसेस की शर्त नहीं है, औरत जाकर कह दे कि जी मेरा रेप हुआ है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। लेकिन फिर होता क्या है? फिर होता ये है कि बाद में पता चलता है कि ये रिपोर्ट फॉल्स केस फाइल किया गया था। तो अगर किसी मुल्क में 74% केसेस, वो भी एक जुर्म के, सिर्फ रेप के, फॉल्स पाए जाएं, तो उससे आप अंदाजा लगाएं कि जो अदालती निजाम है, या जो इन्वेस्टिगेशन का निजाम है, या ओवरऑल जो जुडिशरी है, लॉ है, उसके अंदर कमी है। और इसी वजह से मर्दों को निशाना बनाने के लिए औरतें इस बाज मर्तबा इस हथकंडे को इस्तेमाल करती हैं। ये तो है इंडिया की मिसाल। अब आ जाएं आप अमेरिका की मिसाल में। अमेरिका में कई सारे अलग अलग तरह के डेटा पाए जाते हैं। मैं 2-4 आपको बता देता हूं। इसमें यह है कि ओवरऑल अगर आप सारे डेटा को सामने रखें, तो अमेरिका में
2 to 8%, 2 से लेकर 8% तक जो रेप केसेस हैं उनकी रिपोर्टिंग फॉल्स होती है, यानी फॉल्स रिपोर्ट, फॉल्स केसेस पाए गए हैं, फेक केसेस पाए गए हैं। ये अमेरिका में है कि जहां जिसके बारे में कहा जाता है कि भाई बड़ा सुपीरियर निजाम है और बड़ा ही फेयर और मुनसिफाना निजाम है। तो मिसाल के तौर पर ये जो 2008 का एक डेटा मैं बता रहा हूं, लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट में जो कॉल्स आई हैं और जो केसेस फाइल हुए हैं सेक्सुअल असॉल्ट के, तो उसमें जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये पता चला कि 4.5% इस तरह के जितने भी सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस थे वो सारे के सारे झूठे थे। तो होता क्या है इन ममालिक में कि औरत की बात को, जो कि मुद्दईया है यानी जो दावा करने वाली है, उसी की बात को टेस्टिमनी और गवाही मान लिया जाता है, केस रजिस्टर्ड हो जाता है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इंडिया और इस जैसे जो थर्ड वर्ल्ड के ममालिक हैं उनमें बाकायदा थर्ड डिग्री टॉर्चर के जरिए मर्द से ये उगलवाया जाता है कि कुछ ना कुछ हुआ है। उसके बावजूद अगर 75%, 74% केसेस फॉल्स निकल रहे हैं तो फिर सऊदी अरब को ब्लेम देना कि यहाँ रिपोर्ट यानी यहाँ रेप तो जरूर होते होंगे लेकिन ये अनरिपोर्टेड होते होंगे, ये महज एक तरह का धोखा है और फेमिनिज्म के नशे में इस तरह का दावा किया गया है। जी जी बिल्कुल सही। हजरत एक और इल्जाम लगाया था इन्होंने, तो उस पे भी आसिम भाई ने इसी को जवाब दिया था कि इस्लाम में भी कास्टिज्म है करके। तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दिया था आसिम भाई ने इसी यूट्यूबर को। जी हाँ, मुझे याद है ये यूट्यूबर जो है मेरे ख्याल से एक खास माइंडसेट रखता है और इसका काम सिर्फ ये है कि थोड़ी सी देर के लिए अपने आप को न्यूट्रल बनाता है, लेकिन इसके दिमाग में जहर भरा हुआ है और ये उस जहर के नतीजे में मुसलमानों को निशाना बनाता है। एक ये फिरका परस्त यूट्यूबर है, वरना यानी जो आदमी भी इस्लाम का बेसिक सा मुताला करेगा, बुनियादी सा मुताला करेगा, वो ये जानता है कि इस्लाम में जात पात बिरादरी का कोई तसव्वुर ही नहीं है और इंडिया पाकिस्तान के मुसलमानों में जो तसव्वुर है वो इन्हीं लोगों का दिया हुआ है। अगर हिंदू रूए जमीन पर न होते, इमेजिन करें अगर रूए जमीन में मुशरिकीन न होते तो कभी भी दुनिया को, इंसानियत को जात पात का निजाम न मिलता। ये निजाम मिला ही उन लोगों की वजह से है। हजरत आपने एक बात की थी कि ये जो भाई है इनको अपने YouTube का जो चैनल का स्टैंडर्ड है वो बढ़ा लेना चाहिए। मैं कहता हूँ अप्लायंसेज स्टोर वालों को YouTube की इक्विपमेंट्स महंगी कर देनी चाहिए आज के दौर में। हर बंदा हर यूट्यूबर हजरत ये स्लोली मीठा बन के ना और तुरंत हमारे मुसलमान जो है ना इनको ऊपर चढ़ा लेते हैं, अरे भाई क्या बात कर दी, चलो मिलियंस मारते और एक वीडियो पे मिलियंस में चले जाते हैं इनके व्यूज। इतने घटिया रिसर्च के ऊपर में पता नहीं कैसे। जी सही। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो बात कही है इनके पीछे कोई एविडेंस नहीं, बस मैं कह रहा हूँ मान लो मेरी बात, इसके अलावा और कोई दलील नहीं है इनकी बातों के पीछे। अच्छा, और मुझसे इन्होंने एक और दावा किया था तो मैं चाह रहा था उसको भी आप जरा सुन लें, तो मैं आपको सुना रहा हूँ। तभी तो हमारे घर सेफ है। तो इक्वल राइट्स होनी चाहिए, पर वाइफ को हस्बैंड की बात हर बार माननी चाहिए। ये जेंडर एटीट्यूड सबसे बुरे थे मुस्लिम्स के बीच और बेस्ट थे सिख समाज में। ये मत समझना कि साउथ इंडियन स्टेट्स में बहुत अच्छे। तो इन्होंने जो कहा है कि ये जो जेंडर एट्रीब्यूट्स हैं वाइफ को हर बात शोहर की माननी चाहिए, ये सबसे पहले मुस्लिम्स में थे और उसके बाद सिख में थे। तो इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे कि वाकईतन वाइफ को बीवी की बात माननी चाहिए, अगर नहीं माननी चाहिए तो क्यों नहीं, या इस ताल्लुक से इस्लाम क्या कहता है? अगर आप मुझे हैरत है कि एक ऐसा आदमी जो उस तहजीब से आता हो कि जिस तहजीब में मर्द के मरने के बाद औरत को जलाया जाता था, उसको जलना पड़ता था कि कहीं मुआशरा जो है वो उस औरत को जिंदा ना नोच ले, तो वो अपनी इज्जत की खातिर उसी चिता के ऊपर सती हो जाया करती थी। ऐसी तहजीब से ताल्लुक रखने वाला शख्स मुसलमानों को ये कह रहा है कि मुसलमानों में से ये चीज आई है। पॉइंट ये अहम तरीन पॉइंट है। दूसरी बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि मर्द और औरत के दरमियान इक्वल राइट्स होने चाहिए और फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि नहीं जी फिर औरत को मर्द की हर बात माननी चाहिए, वो दरअसल दोगले हैं। हमारा जो नजरिया है वो ये है और ये एंटी फेमिनिस्ट नजरिया है, इसलिए कि हम फेमिनिज्म को एक रेसिज्म का अपग्रेडेड वर्जन मानते हैं। ये भी एक तरह का रेसिज्म है
اور جو لوگ فیمنزم کی تاریخ سے واقف ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے اس چیز کو سمجھ جائیں گے. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ ہم مرد اور عورت کے درمیان ایکول رائٹس ہی کو نہیں مانتے ہیں. ہم ایکول رائٹس اور ایکول رسپانسبلٹیز کے قائل نہیں ہیں. مرد اور عورت کے درمیان مرد کے جو رائٹس ہیں وہ الگ ہیں اور عورت کے جو رائٹس ہیں وہ الگ ہیں. ہاں ہم فیئر رائٹس اینڈ فیئر رسپانسبلٹی کے قائل ہیں, نہ کہ ایکول رائٹس اینڈ ایکول رسپانسبلٹی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سائیکولوجیکلی اینڈ فزیولوجیکلی یہ بات پروون ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. بلکہ بعض سائنٹسٹ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ان فرقوں کو سامنے رکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں یہ دو الگ الگ اسپیشیز نہ ہو, سوائے اس کے کہ ان دونوں کا جو کانشیس لیول ہے وہ آلموسٹ ملتا جلتا ہے, ورنہ یہ دو آلموسٹ الگ الگ اسپیشیز ہیں. تو اگر الگ الگ اسپیشیز تک کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں, سائنس کر رہی ہے, سائنٹسٹ کر رہے ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ جب دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں تو دونوں کے جو حقوق ہیں اور جو دونوں کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ بھی الگ الگ ہوتے ہیں. دونوں کو ایک ہی حق دینا اور ایک ہی طرح کی رسپانسبلٹی دینا یہ معاشرے کے اندر انارکی پیدا کر دے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جن معاشروں کے اندر فیمنزم غالب آ گیا وہاں پر فیملی سسٹم ختم ہو گیا. فیمنزم جو ہے وہ فیملی سسٹم کا سب سے بڑا دشمن ہے, اور فیملی سسٹم کسی بھی سوسائٹی کی بیک بون ہے. اگر آپ معلوم انسانی تاریخ میں دیکھیں 10,000 سال تک پیچھے چلے جائیں تو وہاں پر بھی انسان فیملی بنا کر رہتا تھا, آج بھی فیملی بنا کر رہنا چاہتا ہے, لیکن فیمنزم اس فیملی کے سسٹم کو ختم کرنے کے در پہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ فیمنزم بھی ایک طرح کی ریسزم بلکہ ایک انٹلیکچوئل ٹیررزم ہے. اس کو انہی الفاظ سے یاد کرنا چاہیے. ایک منٹ, آپ نے جو شیئر کیا ہے سوامی جی کو لے لو اوپر. سوامی جی نیچے جو ہے بڑے پریشان ہو رہے ہوں گے, وہ ہاتھ وات سے دکھا رہے ہیں, تو اوپر آ کے تھوڑا سا ہاتھ ملا لیں ہم سے. سوامی جی اگر اوپر آتے ہیں تو پھر مہابھارت نہیں کھولتے ہم. سوامی جی سے ہی کھلوا لیں گے مہابھارت, کیا ہے. جی بھائی. عاطف بھائی آپ اس حوالے کی بات کر رہے تھے. ہاں جی جی, اچھا حضرت, یہ ہے مہابھارت کا جو ہے یہ آدی پرو ہے, چیپٹر نمبر 73 ہے. اس میں کہا گیا ہے, اس کو تھوڑا بڑا ہو جائے گا ابھی, چلو رہنے دے, کوئی بات نہیں, پڑھ لیں گے. اس میں کہا گیا ہے, شکنتلا نے کہا کہ مہاراج میرے ہی, جو ان سے شادی کرنے کے لیے آئے تھے ایک جنگل میں, ایک مہاراج آئے تھے شکنتلا جی کے پاس, تو انہوں نے کہا مہاراج پتا ہی میرے پربھو ہیں, انہیں میں سدا اپنا سرووتکرشٹ دیوتا مانتی ہوں. پتا جی مجھے جس کو سونپ دیں گے وہی میرا پتی ہوگا. اب آگے کیا کہتے ہیں, آگے کہتی ہیں کہ کمار اوستھا میں پتا, جوانی میں پتی اور بڑھاپے میں پتر رکشا کرتا ہے. اتا استری کو کبھی سوتنتر نہیں رہنا چاہیے, عورت کو جو کبھی ہے وہ فری نہیں رہنا چاہیے, اس کا رکشک کوئی نہ کوئی مرد ضرور ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے, جو آج کے لوگ جو ریفارم دھرما والے کہتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے وہ عورت کو کئی سارے طرح کی باتیں کرتے ہیں, وہ خود اگر گرنتھ پڑھ لیں تو انہیں یہاں سے پتہ چل جائے کہ ہاں واقعی میں ہمارے گرنتھوں میں کیا چیز لکھی ہوئی ہے. جی ہاں, زبردست ریفرنس ہے, لگتا ہے اس نے ڈرا دیا.